बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? और फाइनेंस हमारा कैसा चल रहा है? कल हमने फाइनेंस को बाकायदा तौर पर उसका आगाज़ कर लिया था, और जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट में एंटर हुए ना, तो बेसिकली रियल फाइनेंस का आगाज़ हो गया। उस फाइनेंस का आगाज़ हो गया जो हमारी ज़िंदगी में हमें इस्तेमाल होता हुआ भी नज़र आएगा। जब आप इधर उधर देखेंगे अपने इर्द गिर्द ट्रांजेक्शन में, तो आपको नज़र भी आ रहा होगा। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूला को देखा था, और हमने कंपाउंडिंग के इफेक्ट के साथ उसको समझने की कोशिश की थी। आज आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह और बहुत सारी बातें आपको समझ में आएंगी। फिर हमने फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना सीखी थी, ठीक है ना? पीरियोडिक रेट और उससे आगे आकर, कंपाउंडिंग इफेक्ट से आगे आकर हमने फ्यूचर वैल्यूज कैलकुलेट करना सीखी थी। और हमने एक फार्मूला लिखा था कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आरपी रेज टू पावर एन। ओके, आरपी किसको कह रहे थे? पीरियोडिक रेट को। और आरपी हमने निकालना भी सीखा था। आरपी इज इक्वल टू आर एन, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, डिवाइडेड बाय कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी। फिर हमने कहा था कि जी अगर हमें इंटरेस्ट की अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी अगर कंपाउंडिंग का एग्रीमेंट है, तो एट द एंड ऑफ द टर्म हमने इंटरेस्ट कितना पे करना है, पैसे का किराया कितना पे करना है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू। या अगर फॉर्मूला बनाना चाहे, मैंने फ्यूचर वैल्यू की वैल्यू यहां पुट की और फिर प्रेजेंट वैल्यू कॉमन ले लिया, तो एक फॉर्मूला बन गया प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर पी रेज टू पावर एन माइनस 1, और ये होल ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट आ गया। ये काम कल हमने किया था, उसको समझा था, और इन क्वेश्चंस के ऊपर हमने इसको अप्लाई भी किया था। चलें एक छोटा सा सवाल और करते हुए फिर आगे चलते हैं। Tom invested rupees 50,000 for 5 years in his saving account that was earning 12% compounded quarterly. हमने बार बार ये बात कही कि जब एग्जामिनेशन में सवाल में आपके पास डेटा आएगा, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है? आपने उस डेटा के अंदर जो जो चीजें गिवन हैं उसको, हमारे फॉर्मूला में 4 वेरिएबल यूज हो रहे हैं ना, उनकी टर्म्स में नरेट कर लें, लिख लें, एब्रीविएट कर लें। मसलन टॉम इन्वेस्टेड रुपीज 50,000। इन्वेस्टेड मींस ये क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। आज अभी हम करेंगे इसके ऊपर और भी तफसील से बात। प्रेजेंट वैल्यू गिवन है 50,000 फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। ये क्या है? एन, 5 ईयर्स at the interest rate 12% compounded. Compounded means nominal, 12% compounded quarterly. क्या निकालना है? फ्यूचर वैल्यू। दो काम आमतौर पर हम फार्मूला से बाहर करते हैं और रिमेनिंग काम फार्मूला के अंदर जाकर कर रहे हैं। उनमें से पहला काम क्या है? आर एन को आर पी में कन्वर्ट करना। आर एन डिवाइडेड बाय सी एफ। आर एन 12%, सी एफ 3% पर क्वार्टर। और सेकंड, ये मैं इसको स्टेप 1 कह रहा हूं। स्टेप 2, आर और एन को सेम करना। अब एन हमारा ईयर्स में आ रहा है, तो 5 इंटू 4, 20 क्वार्टर्स। इसके बाद इसकी वैल्यू पुट की थी हमने और इसको कैलकुलेट कर लिया था। ये सादा सा जस्ट मैंने इसको एक दफा गो थ्रू कर लिया ताकि आपको कल वाली बातें एक मर्तबा दोबारा से रिकॉल हो जाए। इसी पिच के ऊपर रहते हुए हमारे पास फर्दर क्वेश्चंस अवेलेबल। मसलन टॉम इन्वेस्टेड रुपीज 50,000 फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, अब वो जो बात हम कल कर रहे थे, मैंने इसको रिपीट भी इसीलिए किया था। हमारे पास फॉर्मूला आ गया जी फ्यूचर वैल्यू का। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर पी रेज टू पावर एन। कितनी चीजें लिंक में हैं? एक, फ्यूचर वैल्यू। 2, प्रेजेंट वैल्यू। आर पी 3, 4 टाइम।
4 चीजें लिंक में, दिस इज योर फोर्थ वन, एन इज योर फोर्थ वन। इन 4 में से कोई सी 3 चीजें गिवन हो तो फोर्थ वन हम कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल। उसको x यहीं पर x लिख दें, कैलकुलेटर ही कैलकुलेट कर देगा, फॉर्मूला भी रीअरेंज करने की जरूरत नहीं। अब इस बात की वैसे बार बार प्रैक्टिस रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन क्योंकि आप होम बेस अटैच हैं इस वक्त मेरे साथ लर्निंग के प्रोसेस में, तो हमारी कोशिश है कि आपको सब कुछ करवा दे ताकि आपको कहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो मैंने अब यहीं से 3-4 क्वेश्चन बनाकर ये वाली बात, वेरिएंट जिसको हम कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में भी ये लफ्ज हमने यूज किया था, वहां भी हमने वेरिएंट को बुनियाद बनाया था पढ़ने के लिए। देखिए जी, टॉम इन्वेस्टेड ₹50,000 फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इन हिज सेविंग अकाउंट दैट वाज अर्निंग 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्या गिवन है? RN। 50,000 क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। द फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी, फ्यूचर वैल्यू भी गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू भी गिवन है, R भी गिवन है। तो फिर क्या निकालना होगा? ऑब्वियसली N निकालना होगा। क्या मतलब हुआ? टॉम ने 50,000 इन्वेस्ट किया है, जो कि किसी अरसे में बढ़कर कितना हो गया? 90,305। वो कहता है हाउ मेनी ईयर्स टॉम हैज इन्वेस्टेड दिस अमाउंट। अच्छा, अब हमें गौर करना पड़ेगा, कुछ क्लू हमें मिलेगा, साइड क्लू मिलेगा हमें क्वेश्चन का। कहां से? रेट से। कंपाउंडिंग कैसे हो रही है? क्वार्टरली। इसका मतलब है जब मैंने फॉर्मूला में n पुट किया होगा तो वो क्वार्टरली पुट किया होगा ना, ये वाला n, नंबर ऑफ क्वार्टर। इसका मतलब है जब फॉर्मूला मुझे आंसर देगा तो क्वार्टर्स में आंसर देगा। अच्छा जी, देखते हैं क्या क्या गिवन है। प्रेजेंट वैल्यू कितनी? 50,000। फ्यूचर वैल्यू कितनी? 90,305.56। RN गिवन है 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली। N निकालना है, लेकिन पहले RP निकाला। 12% डिवाइडेड बाय 4, इट इज 3% पर क्वार्टर। डेटा को अलाइन करें आप। सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप, आप अपने डेटा को अपने क्वेश्चन से अलाइन कर लें। क्या यही चीजें गिवन थी? हमारे सवाल में 4 चीजें अटैच हो सकती हैं। 4 चीजें अटैच हो सकती हैं। ये 4 चीजें मिलकर सवाल को बना रही हैं। कोई सी एक चीज अननोन होगी, हम उसे कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर द टाइम बिंग अननोन क्या है? n। तो फॉर्मूला में पुट करते हैं जी, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस RP रेज टू पावर n। फ्यूचर वैल्यू 90,305.56 इज इक्वल टू 50,000 इंटू 1.03 बन जाएगा, ये 1 प्लस 0.03 पर रेज टू पावर x। x इज अननोन, रेज टू पावर x अननोन है अब आपके पास, ठीक है ना। तो अब हमें x निकालने के लिए क्या करना है? कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। इक्वेशन में हम कैलकुलेटर पर आ गए हुए हैं कि जी कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करना है हमने। तो ऑन करें जी, कैलकुलेटर को ऑन करें, लिखें इस इक्वेशन को, पुट करें 90,305.56 इज इक्वल टू 50,000 इंटू 1.03 रेज टू पावर अल्फा x। पावर में क्या लिखा आपने? अल्फा x। शिफ्ट सॉल्व इक्वल, शिफ्ट सॉल्व इक्वल। तो आपका कैलकुलेटर थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है ना। आपको ऐसा लगेगा जैसे कैलकुलेटर होल्ड पे चला गया है।
होल्ड पे नहीं किया। अभी मेरा कैलकुलेटर जब तक अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं इतनी देर में अभी इसने आंसर नहीं दिया, मुझे वेट करना पड़ रहा है। इसीलिए हम आप लोगों को एग्जाम में कहते हैं कि आप लोग क्या करें, जब एग्जाम में जाएं तो 2 कैलकुलेटर लेकर जाएं, क्योंकि एग्जाम में तो ये 2 मिनट जो मैं इस वक्त वेट कर रहा हूं कि मेरा कैलकुलेटर आंसर निकाल रहा है, शायद लाइफ में पहली दफा आपके साथ ऐसा होगा ये भी कि आपने कैलकुलेटर को कोई आंसर देने के कहा है और वो 1 मिनट से ज्यादा उसने ले लिया। शायद बात समझ आ गई? अच्छा, ये डिपेंड भी करेगा आपके पास किस क्वालिटी का कैलकुलेटर है। कुछ कैलकुलेटर की कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट है, कुछ की स्लो है, तो बहरहाल थोड़ा सा टाइम लग जाए। जैसे अब मेरे पास आंसर आया इतनी देर में, ठीक है, आंसर आ गया जी, x इज इक्वल टू 20। क्लियर होगी बात? x इज इक्वल टू 20। अब थोड़ा सा तवज्जो करने की जरूरत है। ये 20 ईयर्स है, तवज्जो करें, क्योंकि x तो टाइम था ना। ये 20 ईयर्स है? नो, r एंड n मस्ट बी इन सेम टर्म। हमने r क्या पुट किया था? क्वार्टरली। इसका मतलब है ये 20 क्वार्टर है। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? ये 20 क्वार्टर्स हैं, तो इसके ईयर्स बना लें। सो 20 डिवाइडेड बाय एक साल में आजकल कितने क्वार्टर आ रहे हैं? 4। इसका मतलब है 5। ये पहले हमने किया था ना, जब 5 ईयर के क्वार्टर बनाए थे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब ये रिवर्सल हो रहा है ऑब्वियस। बात समझ आ गई कि नहीं? हम फॉर्मूला में जो बात लिख रहे होंगे वही आंसर आएगा। इस बात को जरा अंडरस्टैंड कर लें एक दफा। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो उसको दूर कर लें। मैंने फार्मूला फ्यूचर वैल्यू का जब कल आपको समझा रहा था, तो मैंने आपके साथ कहा कि यार इस फार्मूला को हम एक तरह और भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं? हम इस फार्मूला को एक और तरह भी लिख सकते हैं। और वो कैसे लिख सकते हैं? वो कैसे लिख सकते हैं? उसको लिखने के लिए हमारे पास क्या था? जी जनाब, तो हम ये कह रहे थे कि ये जो फार्मूला है फ्यूचर वैल्यू, इसको मैंने एक तरह से और भी लिखा था आपको, मैं दोबारा लिखता हूं। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर एन ओवर सी एफ रेज टू पावर एन। कुछ भी नहीं हुआ। यहां मैंने ये वाला स्टेप ये परफॉर्म कर लिया। आर पी को आर एन में, आर एन को आर पी में कन्वर्ट कर लिया। थोड़ा वर्कलोड कम हो गया ना, कुछ काम बाहर किया, कुछ फार्मूले में आके किया। इस तरह लिखें तो सारा काम ही फार्मूले में करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब एक तवज्जो करें, अब जब हमने यहां लिखना है तो ये फिर किस में कन्वर्ट हो गया? अगर फर्ज किया ये निकालना होता, इस फार्मूले में निकालूंगा तो आर पी निकलेगा, इसमें निकालूंगा तो आर एन निकल आएगा। ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की जरूरत है जरा क्लैरिटी के साथ आपको। लाइक अगर आप ये डाटा पुट करते, रेट निकालना होता, अभी अगला सवाल आ रहा है मैं वहां यूज करूंगा इसको, तो हमें कन्वर्जन की जरूरत भी पड़ जाएगी। ठीक होगी बात जी? अच्छा जी, देखिए जरा, तो मैंने कन्वर्ट कर लिया जी। मेरे क्वार्टर्स निकले थे क्योंकि क्वार्टर फीड हुए थे, क्योंकि क्वार्टर फीड हुए थे तो क्वार्टर्स ही बाहर आए, तो मैंने उसके ईयर्स बना लिए 5 ईयर्स। ओके, नाउ हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि अगर एग्जामिनर हमें वेरिएंट के क्वेश्चन बनाए तो हम उसे अलग से कोई क्वेश्चन तस्वुर ना कर रहे हो। ठीक है ना? ओके, देखिए जरा, मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनाता हूं। इनको मैं कह रहा हूं वेरिएंट के क्वेश्चन। क्या मतलब? जिसमें सवाल मैंने सेम रखा, सिर्फ रिक्वायरमेंट चेंज कर रहा हूं ताकि आपको समझ भी आए वेरिएंट वाइज। देखिए दोबारा, टॉम इन्वेस्टेड ₹50,000 फॉर 5 ईयर्स। अब मैंने एन दे दिया।
इन हिज सेविंग अकाउंट विच ऑफर्स क्वार्टरली कंपाउंडिंग। अब मैं यूज करूंगा ये वाली बात आपके साथ। एंड विल रिसीव रुपीज 90,305.56 एट द एंड ऑफ ईयर 5। कैलकुलेट द इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड बाय बैंक ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या सवाल है? टॉम ने 50,000 इन्वेस्ट किया बैंक के साथ 5 सालों के लिए। 5 साल में ये अमाउंट बढ़कर 93,305 हो गई। वो कहता है बताइए बैंक ने क्या इंटरेस्ट रेट ऑफर किया। तो जरा देखिए, अब n गिवन है 5 ईयर्स। ये गिवन नहीं है, इसका सिर्फ एक बात गिवन है, इन हिज अकाउंट विच ऑफर्स कंपाउंडिंग क्वार्टरली, यानी ये वाली बात गिवन है कि क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रही है। निकालना क्या है? रेट निकालना। सवाल को समझने की कोशिश करें, रेट निकालना है। अब रेट कोई नहीं गिवन हमें। मैं पहला मेथड लगाने लगा हूं, फर्स्ट मेथड लगाने लगा हूं, मेरा ये वाला फॉर्मूला। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर पी रेज टू पावर एन। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरे फॉर्मूला में आर पी इस्तेमाल हो रहा है। आर पी किसको कहते हैं? पीरियोडिक रेट। कल हमने बड़ी तफसील से इसको पढ़ा है। पीरियोडिक रेट। ओके, पुट करें जी डाटा यहां पर। फ्यूचर वैल्यू कितनी है? 90,305.56 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस एक्स ओवर 100। याद है सिंपल इंटरेस्ट में बात की थी, रेट जहां भी आए तो ओवर 100 ही करके हम लिखते थे ना। जब न्यूमेरिक वैल्यू होती थी उसको पॉइंट में लिखते थे, इसलिए ओवर 100 पावर 5 ईयर्स इंटू 4 20 क्वार्टर्स। आर एंड एन मस्ट बी इन सेम टर्म। क्या करना है जी? कुछ नहीं करना। अब सब कुछ किसने करना है? कैलकुलेटर ने करना है। जस्ट पुट दिस वैल्यू इन योर कैलकुलेटर। ओके जी, दोबारा आते हैं जी, कैलकुलेटर में पुट करते हैं। 90,305.56 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू की जगह 50,000 इंटू 1 प्लस वो डिवीजन वाला फार्मूला पहले चूज कर लिया, अल्फा एक्स ओवर 100। ये बात आप मेरे साथ पहले सिंपल इंटरेस्ट में भी कर चुके हैं, की पावर 20। मैंने ये सारी इक्वेशन उठाकर कैलकुलेटर में पुट कर दी। शिफ्ट सॉल्व इक्वल, शिफ्ट सॉल्व इक्वल। अगेन कैलकुलेटर अब कुछ टाइम ले रहा है। यहां 50,000 था ना, फिर कैलकुलेटर टाइम लेगा, माइट बी 1 मिनट। ठीक हो गई बात? अब ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है तो कैलकुलेटर को भी सॉल्व करने पर टाइम लग रहा है। ठीक हो गई? तो इस वक्त सोचें, हमने x ओवर 100 पीरियोडिक रेट, पीरियोडिक रेट, पीरियोडिक रेट, तो जब x की वैल्यू आएगी वो भी कौन सा रेट होगा? पीरियोडिक होगा ऑब्वियसली। सबसे पहले तो वेट करेंगे हम कि कैलकुलेटर साहब हमें आंसर दे दें। इसी वजह से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, हम आपको एग्जाम में कहते हैं 2 कैलकुलेटर ले जाए, क्योंकि अगर एग्जाम में, वैसे तो कोई प्रेशर होगा नहीं इंशाल्लाह आपके ऊपर, लेकिन अगर कोई प्रेशर आ जाए, टाइम प्रेशर आ जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? इस सवाल को यहां छोड़ेंगे, अगले सवाल पे मूव कर जाएंगे। इतनी देर में कैलकुलेटर इसका आंसर निकाल के बैठा होगा, फिर आप इसके आंसर से आगे चलेंगे। एनी हाउ, फिलहाल तो अब हम वेट कर रहे हैं आपके साथ। तो इस वक्त हमारा कैलकुलेटर हमें रेट निकालकर देने में मसरूफ है। तो जितनी देर में रेट आता है हम फिर दोबारा देख रहे हैं कि हमें सवाल क्या था।
हमारे पास डाटा किस तरह था, मैंने फॉर्मूला कौन सा यूज किया, मैंने अपने फॉर्मूला में एक्स किसको रखा, पीरियोडिक रेट को रखा। तो इस वक्त मेरा कैलकुलेटर क्या कैलकुलेट कर रहा होगा, पीरियोडिक रेट कैलकुलेट कर रहा होगा। अच्छा जी, तो ऐसे हमारे वेरिएंट बन सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट बन सकते हैं। ओके जी, हमारे पास रेट आ गया x इज इक्वल टू 0.03। अब क्योंकि रेट में लिखना चाहता हूं तो ऑब्वियसली इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इट विल बी 3%। लेकिन आगे क्या लिखूं इसके, पर क्वार्टर, 3% पर क्वार्टर, ठीक है ना, 3% पर क्वार्टर। ओके, अब आपने देखना है एग्जामिनर ने क्या पूछा है। हो सकता है नीचे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में उसने पीरियोडिक रेट ही पूछा हो। आप कहेंगे सर मुझे कैसे पता चलेगा कि पीरियोडिक पूछा है या नॉमिनल पूछा है, तो रेट के आगे जो लफ्ज लिखा है वहां से पता चलेगा। मसलन अगर उसने लिखा है 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली, 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली, 16% कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो इसका मतलब है वो नॉमिनल रेट मांग रहा है। अब आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा नॉमिनल में। नॉमिनल में कैसे कन्वर्ट होगा, आर एन कैसे निकलेगा, आर पी मल्टीप्लाइड बाय सी एफ, ये कल वाला फॉर्मूला। सो 3% मल्टीप्लाइड बाय 4, इट इज 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली। बात मेरी फॉलो करके, ओके। 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली। अगर वो नॉमिनल पूछता तो ये वाला, नॉमिनल का कैसे पता चलता, आगे लिखा होता पर फ्ला, पर क्वार्टर, पर ये लफ्ज पर से पता चल रहा होता। कल के लेक्चर में भी हमने बात की। ये सवाल हमारा सॉल्व हो गया। अगर आप हमेशा मेरी यही स्ट्रेटजी यूज करना चाहते हैं तो बस ओके, दूसरे की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन सम टाइम बच्चा इधर से भी देख रहा है, इधर से भी देख रहा है, किताब भी पढ़ रहा है, वहां सोल्यूशन और तरह आ गया, तो बच्चा कहता है यार ये क्या हुआ है, मुझे तो समझ नहीं आई। उसकी वजह से मैं आपके साथ अब इस फॉर्मूला से इसको सॉल्व करता हूं। मैं कहता हूं कि जनाब अब हमने क्या किया, हमने फॉर्मूला ये वाला लिखा है, जरा तवज्जो रखिए। डाटा तो वही है, ऑब्वियसली सवाल ही वही है, गिवन डाटा तो वही है, लेकिन मैंने फॉर्मूला ये लगाया, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर एन ओवर सी एफ रेज टू पावर एन। 90,305.56 is equal to 50,000 इंटू 1 प्लस, मैंने देखें यहां 12 के साथ परसेंट ही लगा दिया, वरना 0.12 लिख दूं, एक ही बात है ना, 0.12 लिख दूं या 7% लिख दूं, मेरा कैलकुलेटर खुद ही टेकअप कर लेगा। डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर 20। अब जरा गौर करें, मैंने दानिस्ता ऐसे किया है, गौर करें, नहीं हमें 12% तो गिवन ही नहीं है। इसका मतलब है अब मेरी इसकी जगह पर क्या लिखना है मुझे, x। मैंने दानिस्ता ये सारा काम किया आपके साथ। इस वक्त x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 12% को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जब आप कैलकुलेटर में इसको पुट करें, वही 1-1.5 मिनट लेगा कैलकुलेटर सॉल्व करने में, तो आपके पास आंसर आ जाएगा x इज 12%। आप आगे लिखेंगे कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्यों, हमें यहां पता था कंपाउंडेड क्वार्टरली। बात फॉलो करें, ये जस्ट टू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट द सिचुएशन।
फॉर्मूला ऐसे यूज करें कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला ऐसे यूज करें कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी किसी किताब में किसी जगह ऐसे लिखा हो तो आपको फौरन समझना चाहिए, अच्छा यार इसका मतलब क्या है, आरपी तो यही तो लिखा हुआ है। हम जरा एक स्ट्रीम में लाने के लिए क्या कर रहे होते हैं, पहले जरा उधर से चलते हैं फिर उधर से चलते हैं, ताकि इस तरह से ये सिनेरियो क्रिएट हो जाए। ओके, सो वेरिएंट आपको किसी हद तक समझ में आया। मैं इसी में एक बात और छोटी सी ऐड करते हुए फिर आगे चलते हैं। ओके, वेरिएंट में मैंने आपको रेट भी निकाल के दिखा दिया, बाकी चीजें भी निकाल कर दिखा दी। तो नई बात की तरफ आते हैं। नई बात क्या है जी? ये सारी गुफ्तगू जितनी अब तक हमने की है, हमने 5 साल की इन्वेस्टमेंट की, 5 ईयर, 10 ईयर, 6 ईयर, जो मर्जी टाइम ले लें आप, ठीक है, जितना मर्जी टाइम फ्रेम ले लें। हम एक बात एज्यूम करें, इन सारी इन्वेस्टमेंट में एक बात पे गौर करें, इन सारे क्वेश्चन में एक बात पे गौर करें। जब रेट गिवन था तो देता है 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली। कितने अरसे तक? 5 साल तक, 4 साल तक, 3 साल तक, 2 साल तक। इन तमाम फार्मूलाज में रेट क्या रहा? सेम। लेकिन इंटरेस्ट रेट ऐसे सेम 5-5, 6-6 साल रहा नहीं करता रियल लाइफ में। इंटरेस्ट रेट का बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है, इंटरेस्ट रेट का बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है हमारे इकोनॉमिक कंडीशन से। अगर मुल्क की इकोनॉमी ऊपर जा रही हो, तरक्की कर रही हो, तो मुल्क में इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे होते हैं। अगर मुल्क की इकोनॉमी वीक हो रही हो तो इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे होते हैं। ये आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे आगे, आपको समझ आएगी। इकोनॉमी का ताल्लुक इंटरेस्ट रेट से इनवर्स है, जैसे डॉलर का ताल्लुक इकोनॉमी के साथ इनवर्स है। अगर डॉलर की प्राइस मुल्क में बढ़ रही है तो इसका मतलब है इकोनॉमी मुल्क की वीक हो रही है। अब इंटरेस्ट रेट तो चेंज हो जाएंगे, सेम तो नहीं रह सकते। अगर आप आजकल के हालात देखें, स्टेट बैंक ने 1 महीने के अंदर 2 दफा इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट किया, तो इंटरेस्ट रेट माइट चेंज ओवर द पीरियड। जरूरी नहीं है हर दफा इतना फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे हो सकता है 1 साल के बाद चेंज हो रहे हो सकता है क्वार्टर के बाद चेंज हो, बट ये चेंज हो जाएंगे। पेट्रोल प्राइसेस की तरह कोई रेगुलेटर इंटरेस्ट रेट को कभी अप कर देगा, कभी डाउन कर देगा। हमारे यहाँ जो इंटरेस्ट रेट का रेगुलेटर है वो कौन है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपनी मॉनिटरी पॉलिसी अनाउंस करता है अमूमन क्वार्टरली। उस वक्त वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। उस वक्त जो है चेंज आ जाएगी। हम ये सीख रहे हैं कि अगर ये चेंज आया करेगी तो हम अपनी फाइनेंस में इसको कैसे एडजस्ट करेंगे। तो मैंने क्या लिखा? कैलकुलेटिंग द फ्यूचर वैल्यू व्हेन इंटरेस्ट रेट चेंजेस। अगर इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा हो तो हम कैसे वैल्यूज चेंज करेंगे? तो मैंने एक आसान सा काम कर दिया। ये देखें, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर पी रेस टू पावर एन इंटू 1 प्लस आर पी रेस टू पावर एन 1 प्लस आर पी रेस टू पावर एन। मैंने इसको 3 मरतबा लिख दिया। मैं जरा अब इधर ही रहेंगे हम। तो हमारे पास क्या हुआ? असल में क्या हुआ? असल में ये हुआ कि ये जो हमारा फार्मूला था ना, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर पी रेस टू पावर एन, ये था ना। एक बात तो हम और भी बोल रहे थे, शुरू से ही बोल रहे हैं, पहले दिन से बोल रहे हैं। क्या जी? क्या बोल रहे थे हम? R and N must be in same term। अब एक सेंटेंस और ऐड करते हैं, R and N must be same term। ये तो है, लेकिन इसके साथ एक और बात है, ये उतने अरसे के लिए जब तक इसमें कोई चेंज ना हो जाए या कोई एक, इसमें 3 फैक्टर है ना, इसमें 3 फैक्टर है।
आरपी आरएन, और आरपी खुद किससे लिंक है? आरएन से लिंक है। 3 फैक्टर। इनमें से अगर कोई एक भी फैक्टर चेंज हो जाए तो फिर हम इसको दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं, यानी जब तक रेट सेम रहा, जब तक ये, फिर चेंज हो गया, फिर ये आ गया, अगर फिर चेंज हो जाए फिर ये आ जाएगा, अगर एक मरतबा और चेंज हो जाए एक और आ जाएगा। मैं इस बात को थोड़ा सा आसान करके आपके साथ डिस्कस करता हूं, फिर आपको बात ज्यादा बेहतर समझ आएगी। जरा सवाल पर आते हैं तो आपको उससे बात समझ आएगी। मैंने एक सिनेरियो क्रिएट किया, व्हेन इंटरेस्ट रेट चेंजेस ड्यूरिंग द पीरियड। अगर इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा हो ड्यूरिंग द पीरियड तो हम कैसे चलेंगे? अगर इंटरेस्ट रेट ड्यूरिंग द पीरियड चेंज हो रहा हो तो फिर हम कैसे चलेंगे? जी, तो अगर इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है, अब मैं एक सिनेरियो क्रिएट करता हूं फिर आपके साथ बात करता हूं। देखिए, एक शख्स ने इन्वेस्टमेंट की, कितनी इन्वेस्टमेंट की? मैं फर्स्ट केस से आपको दोबारा लेता हूं। ये इन्वेस्टमेंट की हमने कितनी? 150,000 की। ये क्या है? मेरी प्रेजेंट वैल्यू। कितने अरसे के लिए इन्वेस्टमेंट की? N, 5 ईयर। पहले बात यहां खत्म हो जाती थी, अब बात यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि क्या हुआ? वो कहता है ये जो 5 ईयर हमने इन्वेस्टमेंट की है ना, इसमें रेट क्या था? वो कहता है इंटरेस्ट रेट ड्यूरिंग फर्स्ट पीरियड 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर 3 ईयर। 3 साल रेट ये रहा। मैं इसको RN है ना, RN1 बोल रहा हूं मैं इसको, रेट 1। और फिर अगले 2 साल के लिए रेट चेंज हो गया, 16% हो गया, RN2। तवज्जो करेंगे जरा तो समझ आएगी बात। हमने इन्वेस्टमेंट की है 150,000 रुपीज की फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। इन्वेस्टमेंट 3 साल तक उसको इंटरेस्ट रेट मिला 12% और फिर अगले 2 साल रेट मिला 16%। रेट चेंज हो गया। यहां तवज्जो रखें, रेट चेंज हुआ है लेकिन कंपाउंडिंग पैटर्न वही रहा है, पहले भी क्वार्टरली, बाद में भी क्वार्टरली। अब हुआ क्या है, अगर आप जरा इसको अंडरस्टैंड करें, थोड़ा देखें तो हुआ क्या है। ये एक सवाल नहीं है, ये 2 सवाल है। ठीक है, ये 2 सवाल है। देयर आर 2 क्वेश्चन। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 1,50,000। फिर N1, मैं इस N को नहीं काउंट कर रहा अब, 5 ईयर नहीं, पहला पीरियड कितना है? 3 ईयर्स। RN1 पहले पीरियड का इंटरेस्ट रेट क्या है? 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली। फिर मैं क्या लिख रहा हूं, देखिए इधर लिख रहा हूं, N2 2 ईयर्स, RN2 16% कंपाउंडेड क्वार्टरली। P एक है, ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं, क्योंकि इन्हीं से मिलकर क्या बनता था। अब देखिए RN1, मैंने यहां से RP1 निकाल लिया, 12 डिवाइडेड बाय 3% आ गया, 3% पर क्वार्टर। और यहां क्या आ गया? RP2 4% पर क्वार्टर। जरा तवज्जो रखें, मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? सवाल में, इस सवाल की पहचान क्या है? इस सवाल की पहचान यह है कि आपके पास क्वेश्चन में एक से ज्यादा रेट गिवन होंगे, नॉमिनल रेट या पीरियोडिक रेट एक से ज्यादा गिवन होंगे। आपको फौरन क्लू मिल गया कि अच्छा
सवाल में रेट चेंज हो गया। अब आपने एक रेट लिया, उसका टाइम देखा कितने अरसे ये रेट चला है, ये रेट 3 साल चला है, ये रेट 2 साल चला है, टोटल इन्वेस्टमेंट 5 साल की थी। इसका मतलब है वो जो फैक्टर था ना मेरे पास, कौन सा फैक्टर, ये फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर पी, ये फैक्टर। उस फैक्टर को बनाने में कितनी चीजों का रोल है, जरा तवज्जो करें, 2 चीजों का रोल है, एक एन और एक आरपी। ये 2 दफा गिवन है सवाल में, इधर देखें, ये 2 दफा गिवन है, एन आर, इसका मतलब है वो फैक्टर 2 बनेंगे मेरे। और अगर ये 3 दफा गिवन होता तो ये फैक्टर 3, वैसे आपके एग्जाम में 3 दफा नहीं गिवन होगा, लेकिन जाहिर है हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो हम उसको कहीं थोड़ा सा बेहतर करना चाहते हैं, 3 दफा नहीं होगा, लेकिन हम अपने तौर पर कह रहे हैं कि 3 दफा अगर होता तो क्या होता, तो फिर हम इसे 3 दफा लेकर चल रहे होते। 4 दफा होता तो हम ये फैक्टर 4 दफा लिखते। बात समझ आ गई? अब देखें मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस RP1 N1 इनटू 1 प्लस RP2 इंटू N2। पहले एक फैक्टर आ रहा था, अब 2 आ जाएंगे, दैट्स इट। पहले एक फैक्टर आ रहा था, अब 2 आ जाएंगे। पुट करते हैं इसमें, फ्यूचर वैल्यू कितनी है, 1,50,000 इनटू, इसको पीरियोडिक में चेंज किया, 1.03 रेस टू पावर 3 साल के क्वार्टर, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 12 इनटू 1.04 2 साल के क्वार्टर, क्योंकि बनाने तो क्वार्टर ही है ना, रेस टू पावर 8। तो फॉर्मूला पुट कर दे कैलकुलेटर, तो क्या आ गई जी वैल्यू हमारे पास, जरा देखिए कैलकुलेटर में, 1,50,000 इंटू 1.03 रेस टू पावर 12, कर्सर नीचे लाकर, इंटू 1.04 ब्रैकेट क्लोज रेस टू पावर 8 इज इक्वल टू, ये हो गया जी 292,688, 2,92,688 रुपए हो गए। तवज्जो करें जरा, कॉन्सेप्ट पे फोकस कर लें, बस सवालों की इतनी ज्यादा अहमियत कोई नहीं है। क्वेश्चंस की जो अहमियत है वो सेकेंडरी है, कॉन्सेप्ट प्राइमरी है आपका। क्या हुआ, जितने अरसे के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट की थी उतने अरसे में रेट चेंज हो गया। मैं भी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा रेट चेंज होने का मतलब क्या क्या। फिलहाल कह रहा हूं रेट चेंज हो गया, तो क्या करें, जितनी मर्तबा रेट चेंज हो गया है, ये जो कंपाउंडिंग फैक्टर है, ये वाला कंपाउंडिंग फैक्टर जो है, ये वाला, ये उतनी मर्तबा ही आएगा। फिर 1 मर्तबा, 2 मर्तबा, 3 मर्तबा, 5 मर्तबा, लेकिन ऑब्वियसली हमारे एग्जाम में ये मैक्सिमम 2 दफा ही आ रहा होगा। जैसे ही आपने ये डाटा लिखा ना, काम हम वही कर रहे हैं। Rn गिवन था, Rp बना लिया, N और Rp को सेम कर लिया। Rn2 गिवन था, Rp बना लिया, N और Rp को सेम कर लिया। ये फैक्टर 2 दफा पुट कर दिए, दैट्स इट। आप जब अपने उस पर आएंगे ना, नोट्स पर, तो ये एक टेबल बना हुआ है, मैंने वही आपके सामने डिस्प्ले किया हुआ है। ये एक टेबल बना हुआ है आपके नोट्स में, यहाँ मैंने ये 1 फिर इसके नीचे 2 लिखा हुआ है। अब 2 का मतलब है वो आपने सॉल्व करना है, 1 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ 4-5 बनी हुई है, ठीक है ना, 4-5 प्रैक्टिस बनी हुई है, आपने इसको सॉल्व कर लेना एक मतलब। मसलन मैं इसी में से एक और लेता हूँ। अच्छा, हम ये कॉन्सेप्ट क्या पढ़ रहे हैं, चेंजिंग कैलकुलेटिंग फ्यूचर वैल्यू व्हेन इंटरेस्ट रेट चेंजेस। इंटरेस्ट रेट चेंज होने का मतलब क्या है,
या तो नंबर 1 मैं लिख लें इसको, या तो रेट चेंज हो जाए, नंबर 2 या कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए, या बोथ चेंज हो जाए एक ही वक्त में। क्या कह रहा हूं, तवज्जो करें, क्या कह रहा हूं? रेट चेंज होने का मतलब क्या है? या तो रेट इटसेल्फ चेंज हो जाए, 12% था अभी वाले सवाल में हमने देखा, 12% था, कितना हो गया? 16 हो गया, रेट चेंज हो गया। लेकिन कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज की थी मैंने, पहले था 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली, अब हो गया 16% कंपाउंडेड क्वार्टरली। फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज, एक चीज चेंज। बाद दफा क्या होगा, रेट चेंज नहीं होगा, खाली फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। हम इसको फिर भी रेट ऑफ चेंज ही बोलेंगे और एक ही तरह हमने इसको सॉल्व करना, और बाद दफा ये दोनों चीजें चेंज हो जाएंगी। इसका मतलब है अभी जो मैंने आपके साथ क्वेश्चन किया ये इसमें से पहले वाली टाइप थी, रेट चेंज हुआ, 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली, 16% कंपाउंडेड क्वार्टरली, सिर्फ रेट चेंज हुआ। ठीक हो गई बात? अब मैं दूसरा केस उठाता हूं। मैंने इन्वेस्टमेंट की 2,50,000, कितने अरसे के लिए? 12 सालों के लिए, 12 इयर्स के लिए। रेट कैसे चेंज हुआ? 12% कंपाउंडेड सेमी एनुअली फॉर 8 ईयर, पहले 8 साल बैंक ने मुझे 12% दिया है सेमी एनुअली, और फिर क्या हुआ, फिर उसने मुझे 16% दिया है सेमी एनुअली। यहां भी क्या हुआ है, रेट चेंज हुआ, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई, सेमी एनुअली, सेमी एनुअली, ये भी यही वाला केस आ गया, उसी तरह सॉल्व करें। अच्छा जी, अब मैंने आपके साथ एक और, ये मैंने पूरा ही आपके पास डिस्प्ले पे डाल दिया, ये आपके पास प्रैक्टिस है, ये सारों के अंदर आप गौर करेंगे तो ये पहला केस है, 8 ईयर 18% कंपाउंडेड मंथली, कंपाउंडेड मंथली, रेट चेंज हुआ खाली, ये आप नोट्स पे देखेंगे तो आपको लगे। अच्छा जी, आगे आते हैं, दूसरा केस। अब क्या किया मैंने, दूसरे केस में हमने क्या कहा था, रेट चेंज नहीं होता, सिर्फ कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। देखिए जरा, मैंने 1.5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया 5 सालों के लिए, पहले मुझे 2-3 सालों के लिए बैंक ने रेट ऑफर किया 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली, फिर बैंक ने कहा अगले 2 साल में आपको दूंगा 12%, रेट नहीं चेंज हुआ लेकिन कंपाउंडेड मंथली। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? क्या चेंज हुआ, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है। क्या चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी। अपेरेंटली रेट चेंज नहीं हुआ, लेकिन हम इसे रेट चेंज ही बोलते हैं, क्योंकि तीनों में से कोई भी चीज चेंज हो तो हम उसे रेट चेंज ही बोलते हैं। अभी समझ भी आ जाएगी आपको। क्या करूं जी, पीरियड 1, पीरियड 1 एन कितना है, N1 कितना है, 3 इयर्स, और एन नॉमिनल रेट पीरियड 1 का कितना है, 12%, लेकिन कंपाउंडेड क्वार्टरली, और N2 कितना है, 2 इयर्स, और RN2 कितना है, 12% कंपाउंडेड मंथली। मेरी बात फॉलो कर गए कि नहीं? हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक हम सवाल में क्या करते हैं, फौरन RP निकालते हैं। तो देखिए जरा, RP1 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 4, 3% पर क्वार्टर, और ये क्या बन गया, RP2 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 12, 1% पर। रेट चेंज हो गया कि नहीं?
हमने जो फॉर्मूला में रेट लगाना है, तवज्जो करें, हमने जो फॉर्मूला में रेट लगाना है वो तो चेंज हो गया। अपेरेंटली रेट चेंज नहीं हो रहा था। 12%, आपको लगे कि सर ये तो रेट चेंज का सवाल ही नहीं है। नहीं, ये रेट चेंज का सवाल है, बिकॉज हमने फॉर्मूला में जो रेट पुट करना है वो चेंज हो रहा है। ओके, मेरी बात समझ आई है? ओ मेरे भाई बच्चों, एक काम सुन लो, एक काम समझ लो। एक पीरियड अलग कर लें, दूसरा पीरियड अलग कर लें, क्या करना है? वही करना है जो आप पहले सवाल में कर रहे थे। चेंज तो कोई नहीं। क्या कर रहे थे आप? 3 स्टेप कर रहे थे। इस सारे प्रोसेस में आप 3 स्टेप टोटल परफॉर्म कर रहे हैं। स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ आरपी, स्टेप नंबर 2 आर एन और आरपी को मैच करना। देखें, अब ये 3 ईयर्स था ना, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी n फिर क्या आ गया, n1 12 हो गया। यहां भी कैसे जी? 2 मल्टीप्लाइड बाय 12 24। क्योंकि मंथली तो मंथ बना दिए, क्वार्टरली तो क्वार्टर बना दिए, ईयर नहीं रखे। 2 स्टेप हो गए। स्टेप नंबर 3 फॉर्मूला में पुट करके वैल्यू निकालना। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस RP1 रेज टू पावर N1 इनटू 1 प्लस RP2 रेज टू पावर N2। क्या ख्याल है? सो प्रेजेंट वैल्यू कितनी थी? 1,50,000 इनटू, ये 1 का डाटा सारा, 1.03 रेज टू पावर 12 इंटू 1.01 रेज टू पावर 24, क्योंकि 2 साल के मंथ बना दिए हैं, 3 साल के क्वार्टर बना दिए हैं, क्योंकि ये रेट क्वार्टरली है और ये रेट मंथली है। को बात समझ आई? 2 केस हो गए, 2 केस हो गए। खाली रेट चेंज हो या खाली कंपाउंडिंग चेंज हो, हम इन दोनों को टेक्निकली क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज हो गया, रेट चेंज हो गया, क्योंकि दोनों का अल्टीमेट इफेक्ट क्या है? हमारा पीरियोडिक रेट चेंज हो गया। देखें, रेट सेम था लेकिन पीरियोडिक चेंज हो गया। ये 3% हो गया, ये 1% हो गया, इसीलिए हम इसको रेट ऑफ चेंज का सवाल ही कह रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर दें बात को ताकि खत्म हो जाए, कंसोलिडेटेडली 1 गो में खत्म हो जाए। लेकिन आपने तसल्ली से वीडियो को देखकर सवालों को बार बार करके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना। तीसरा केस क्या बन सकता है? एक ही सवाल में दोनों चीजें चेंज हो जाए, एक ही सवाल में दोनों चीजें चेंज हो जाए। क्या मतलब? कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाए और रेट भी चेंज हो जाए। क्या करना है? कुछ नहीं करना, करना तो सेम यही कुछ है, चेंज कुछ नहीं आएगी। लेकिन क्योंकि सवाल ऐसे बन जाए बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए, इस वजह से मेरी आदत क्या है, हम सवाल को बना देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। जरा देखिए, व्हेन कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी एंड रेट बोथ चेंजेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या हुआ? वही 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया 5 सालों के लिए, वही सवाल सेम। पहले उसमें रेट क्या है? 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली। दूसरे में रेट क्या हो गया? 18% कंपाउंडेड मंथली। तवज्जो रखें मेरे साथ, रेट भी चेंज, कंपाउंडिंग भी चेंज। क्या कह रहा हूं? रेट भी चेंज, कंपाउंडिंग भी चेंज। मैं रब करके दोबारा करता हूं, इसमें बहुत सारी चीजें मुझे यहीं से मिल सकती थी, लेकिन ताकि आपकी बात जरा क्लैरिटी में जाए। मैंने क्या करना है? सवाल आया, सवाल आया, मैंने क्या करना है? मुझे फौरन नजर आया 2 रेट है। ओके,
रेट 1 N1 कितना है जी 3 years। इसका रेट RN1 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्या निकालूं इसका RP1 क्या आ गया 3% पर क्वार्टर। n को भी चेंज कर दूं, n कितना हो गया 3 × 4 12 क्वार्टर। सेम हो गया। 2 स्टेप मैंने कर लिए। इन्वेस्टमेंट 2 पर आ गया। N2 कितना है 2 years। RN2 कितना है 18% कंपाउंडेड मंथली। RP2 कितना हो गया 18 डिवाइडेड बाय 12 1.5% पर मंथ। N2 क्या हो गया 2 × 12 24 मंथ्स। कौन सी रॉकेट साइंस है जो आपने लगानी, कुछ सिंपल, जस्ट अपनी कॉमन सेंस को जरा साथ रखना है। हाँ ये बात ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि कॉमन सेंस इतनी कॉमन होती कोई नहीं, लेकिन हम एज्यूम कर बैठे हैं। वो क्या करें, हमने एज्यूम कर लिया, गलती से एज्यूम कर लिया कि आप सबको कॉमन सेंस है। तो बस उस कॉमन सेंस को जरा साथ रखें और तवज्जो के साथ कॉन्सेप्ट को लेकर चलें। मैंने 2 स्टेप, मैंने कहा था ना अभी के 3 स्टेप लगा रहे हैं। स्टेप नंबर 1 RP कैलकुलेट करें, स्टेप नंबर 2 RN और RP को सेम कर लें, बस अब फार्मूला में पुट कर दें। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस RP1 रेज़ टू पावर N1 इनटू 1 प्लस RP2 रेज़ टू पावर N2। पुट कर दें, खत्म हो गया। क्लियर है? तो कोई बहुत बड़ा हमने ऐसा काम किया नहीं है जिसको आप कहें कि हो पता नहीं क्या हो गया है। वो 3 केसेस अब आपके सामने आ गए, या खाली रेट चेंज हो, या खाली कंपाउंडिंग चेंज हो, या दोनों ही चेंज हो जाएं। हमारे मेथड में सॉल्व करने में कोई फर्क नहीं आ रहा। जस्ट टू वाइंड अप, मैं एक छोटा सा कोई वर्ड प्रॉब्लम बनाकर आपको दिखा दूं ताकि आपको बात समझ आ जाए। जरा देखिए भैया इधर, जरा हमारा रेंज भी चेंज कर दें। ठीक हो गई बात जी? अच्छा जी, आइए जी, देखिए सवाल क्या आ गया। नोट्स में भी ये सवाल आपको क्वेश्चन नंबर 19 के तौर पर नजर आ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट के नोट्स में। एडम कंसल्टेंट कंपनी डिपॉजिट 50,000 इन अ ग्रोथ फंड at 8% compounded semi-annually. After 2 years, interest rates change to 6% compounded annually. What will be the value of the fund at the end of 5 years? फ्यूचर वैल्यू निकालनी। अब आप फौरन तवज्जो करें, कैसे पता चले कौन सा सवाल है। एक ही सवाल में 2 दफा रेट आया, 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। मुझे एक बात समझ आई, RN है। फिर मुझे एक और रेट नजर आया, मैंने कहा ये भी RN है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, ये RN1 है और ये RN2 है। अब मैंने देखना है ये कितने अरसे चला, क्योंकि आफ्टर 2 ईयर, इसका मतलब है इसका N क्या है 2 ईयर्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंड एट द एंड ऑफ 5 ईयर। 2 गुजर गया, इसका मतलब है इसका N क्या है 3 ईयर्स। बात समझ आई? जब तक आप क्वेश्चन को रीड करके उसको प्रॉपर एनालिसिस नहीं करेंगे, ऑब्वियसली उस वक्त तक आपके लिए प्रॉब्लम आती रहेगी ना। सवाल को समझेंगे तो उस पर सोल्यूशन अप्लाई करेंगे ना। N1 गिवन है, R1 गिवन है, N2 गिवन है, R2 गिवन है। क्या करना है, पीरियोडिक रेट निकालना है दोनों का, R और N को सेम करना है। अब हमें केस बनाने की जरूरत भी नहीं है कि खाली रेट चेंज हुआ है, खाली कंपाउंडिंग चेंज हुई है, कुछ भी नहीं, जो मर्जी होता रहे, दोनों भी चेंज हुए हैं तो हमें कुछ नहीं सोचना करना। मेरी बात फॉलो कर रहे?
हमें एक ही पैटर्न पर सोचना है, एक ही पैटर्न पर चलना है। नाउ यू कैन कैलकुलेट द टोटल इंटरेस्ट अर्न। अब फ्यूचर वैल्यू आपने पार्ट ए में निकाल ली है, फ्यूचर वैल्यू आपने पार्ट ए में निकाल ली है, तो अब ये कैसे निकालें? फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू निकल आएगी ना, फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू, वहां से आपके पास आंसर आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आज के इस लेक्चर में ये सारा काम हमने किया है, कल यहां से फर्दर आगे चलेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच।